चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्रैश कोर्स सीरीज का अगला चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो इससे आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना इस चैप्टर को। बहुत बेसिक सी थ्योरी है, ठीक है, जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे। जैसे वर्नर्स थ्योरी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। वर्नर्स थ्योरी हो गया अपना, ठीक है। IUPAC है इसमें एक टॉपिक, आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है, डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन आता है। VBT है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वगैरह पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की सिजिविक थ्योरी हो गई, CFT हो गई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है। तो इनको अपन कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्नर्स थ्योरी से। वर्नर्स थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है, वर्नर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो लिखेंगे वर्नर प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है, ये पॉइंट नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, तो पॉइंट नंबर 2 में लिख रहा हूं। प्राइमरी वैलेंस PV लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। प्राइमरी वैलेंस इज आयोनाइजेबल एंड इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, या सेंट्रल एटम भी आप बोल सकते हो। कुछ नॉन मेटल भी बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन मैक्सिमम मेटल बनाते हैं, इसलिए अपन मेटल लिख रहे हैं। एंड पॉइंट नंबर 3 इज सेकेंडरी वैलेंस SB इज नॉन आयोनाइजेबल एंड इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल एटम। ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो जरा। PV का मतलब प्राइमरी वैलेंस, SB का मतलब सेकेंडरी वैलेंस, CA मतलब सेंट्रल एटम, CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इस तरीके से सपोज मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, जैसे सपोज लिखा है K4 FeCN6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको ऐसे दिख जाएंगे, इस बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो K4 FeCN6 में मुझे प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस निकालना है, मतलब PV और SB निकालना है। तो PV क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, और रेडॉक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसको X मान लो सेंट्रल एटम को, ठीक है। पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है, +1, और 4 लगे हैं तो हो जाएगा +4, ठीक है। प्लस इसका X मान लिया। साइनाइड पर चार्ज होता है -1, CN के ऊपर ओवरऑल चार्ज -1, 6 लगे हैं तो क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो X क्या आ गया यहां पर +2, मतलब PV क्या हो गया +2। इस तरीके से आपको निकालना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन है PV SB का, तो डायरेक्ट कर देना, बहुत आसान होता है। प्राइमरी वैलेंस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालते हैं, X मान के। अब इसी में अगर सेकेंडरी वैलेंस निकालना है, तो सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेकेंडरी वैलेंस। तो ये कैसे निकालोगे, जो CN है उसमें हम ये चेक करेंगे कि ये कितने लोन पेयर देता है। तो साइनाइड जो होता है वो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। लिगेंड को हम आगे क्लासिफाई करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कैसे पहचानते हैं। जो सेंट्रल एटम के अलावा ब्रैकेट में बाकी चीज होती है वो लिगेंड होते हैं। ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम के अलावा जो बाकी चीज बची वो क्या है, लिगेंड है। और लिगेंड में ये पहचानेंगे कि कितने लोन पेयर एट अ टाइम दे रहा है, एक टाइम में कितने लोन पेयर दे रहा है। तो जो साइनाइड है वो एक टाइम में एक ही लोन पेयर देता है, ठीक है। तो एक ही लोन पेयर देगा, इसका मतलब कितने हो गए, 6 × 1, 6 × 1, मतलब कितना हो गया, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम ऐसे बताते हैं कि जो जितने लोन पेयर देता है ना, उसको उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं लिगेंड की। डेंटिसिटी का मतलब क्या हो गया आपके, एक तरीके से जैसे मान लो कोई लिगेंड 2 लोन पेयर दे रहा है तो वो हो जाएगा डाइडेंटेड, जैसे ऑक्सिलेट होता है, ठीक है। आगे अपन क्लासिफाई करेंगे लिगेंड को, अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूं। ऑक्सिलेट हो गया, ग्लाइसिनेट हो गया, ये 2 लोन पेयर देते हैं तो ये डाइडेंटेड लिगेंड में आते हैं। साइनाइड हो गया, ठीक है, Cl-, Br-, I-, OH-, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, मोनोडेंटेड, मतलब ये एक ही लोन पेयर देते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर जितना नंबर लिखा हुआ है, यहां पर जितना नंबर लिखा है वो लिख लो, और इनटू डेंटिसिटी, मतलब मोनोडेंटेड की डेंटिसिटी कितनी है, 1, तो 6 × 1 कितना आ गया, 6। इस तरीके से अपन पहचानते हैं, ठीक है। आगे अपन लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे तो आप आसानी से समझ जाओगे कि कौन से मोनोडेंटेड और कौन से डाइडेंटेड होते हैं, ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब वर्नर का एक एक्सपेरिमेंट था सिल्वर नाइट्रेट के साथ, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया, ठीक है, कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया, इनको मिलाकर कंपाउंड बनाया गया और प्रिसिपिटेट चेक करा उसने कि सिल्वर क्लोराइड का कितना पीपीटी बनता है। तो बहुत आसान सा होता है, रिएक्शन विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर कराओगे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और यूजुअली आपको जो मिलेंगे वो कोबाल्ट के +3 वाले क्लोराइड मिलेंगे, ठीक है, अमोनिया के साथ। तो आपको क्या चेक करना है, बस ये चेक करना है कि ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 6, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 6, और बाहर जितने भी क्लोरीन मिलते हैं वो रिएक्शन करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी यही होती है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, कुछ कॉम्प्लेक्स को छोड़ दें तो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसका मतलब ब्रैकेट ऐसे का ऐसा ही रहता है हमेशा, उसके बाहर के आयन या तो यहां वाले या यहां वाले, ठीक है, यहां लिखे होंगे तो कैटायन, यहां लिखे होंगे तो एनायन, ये ब्रेक हो जाते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाते तो ये फ्री आयंस के फॉर्म में रहेंगे, और यहां क्या है, Cl- है, ठीक है। तो ये जब सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, यहां पर जो सिल्वर पॉजिटिव है वो यहां से Cl- को उड़ा ले जाएगा, और एक्सेस में है तो जितने Cl यहां लगे उतने निकाल लेगा। मतलब यहां पर कितने मोल पीपीटी बनेगा, x मोल AgCl का पीपीटी बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आपसे ऐसा बोलेंगे कि बताओ कितने मोल सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी बन रहा है, और पीपीटी याद कर लो, ये कैसा पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी होता है ये, ठीक है, व्हाइट पीपीटी होता है। तो इसमें क्या है, आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो बस ये देखना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस ये देखना है कि बाहर कितने Cl हैं, बाहर कितने क्लोरीन लगे हैं। जैसे एक क्वेश्चन से समझ लो, ठीक, जैसे मान लो मेरे पास एक लिखा है COCl3.6 अमोनिया, ठीक, इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो अब आपको बताना है कि कितने मोल AgCl का पीपीटी बना। तो मैंने पहले ही बोला, आप क्या करो, इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखो, और कैसे लिखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बने, और अमोनिया जो है वो कभी भी बाहर काउंटर आयन नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अमोनिया क्या होता है, लिगेंड होता है। काउंटर आयन क्या होगा आपके पास, एनायन, कैटायन वगैरह ये सब, ठीक। काउंटर आयन मतलब क्या होता है, उस ब्रैकेट के अलावा जो बाहर लिखा है, पहले लिखा होगा तो कैटायन को काउंटर आयन बोलेंगे, बाद में लिखा होगा तो एनायन को काउंटर आयन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, CO, अमोनिया काउंटर आयन नहीं होता तो सारा का सारा अमोनिया ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन गई, इसका मतलब जो Cl बचे वो बाहर रहेंगे। तो अब अगर मैं एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूं तो मुझे 3 मोल AgCl का पीपीटी मिलेगा। कितने मोल मिलता है, x, जितने Cl होते हैं उतने ही मोल पीपीटी मिलता है। समझ गए बात को, आगे देखो, एक और समझ लेते हैं। COCl3.5 अमोनिया, अब इसकी एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ कितना मोल पीपीटी बनेगा बताओ। तो मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनानी। कैसे, अमोनिया काउंटर आयन नहीं होता तो कोबाल्ट के साथ NH3 कितने आ गए, 5, ठीक है। अब अगर 5 NH3 है तो एक तो Cl चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनानी है, ध्यान रखना। तो एक ब्रैकेट के अंदर Cl ले लो, तो बाकी जो 2 Cl बचे वो बाहर हो जाएंगे, और जब इसकी रिएक्शन आप सिल्वर नाइट्रेट से कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मोल AgCl मिलेगा। समझ गए बात को, ठीक। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि ऊपर भी मैंने ऐसे लिखा है, जितने यहां पर Cl लिखे थे उतने ही यहां पीपीटी बन जाएगा। समझ गए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाफट दिमाग में आंसर बना लो तुरंत। देखो, COCl3.4 अमोनिया, बताओ फटाफट बोलो, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कितने। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, 4 अमोनिया ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो मुझे 3 में से 2 Cl अंदर लेने पड़ेंगे, तो 1 Cl बाहर होगा और वो निकल जाएगा पीपीटी के साथ, मतलब 1 मोल बनेगा, ठीक। समझ गए बात को, मुझे लगता है बहुत आसानी से समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे, 1 मोल AgCl। अब आपके सामने कोई भी आ जाए, प्लेटिनम के साथ भी कुछ कंपाउंड दे देते हैं, ठीक है, कोबाल्ट के साथ भी कुछ कंपाउंड दे देते हैं, कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ जाए, आपको करना है बाहर जितने Cl हैं उतने ही आप पीपीटी बना दो। समझ गए वर्नर्स थ्योरी, बस इतना ही अपन इसमें पढ़ेंगे, बाकी इसमें डायग्राम वगैरह भी होता है लेकिन उतना सब जरूरी नहीं है हमारे लिए। जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे अपन क्रैश कोर्स सीरीज में, ठीक है। जैसे होता क्या है, थ्योरी तो बेसिक तो समझाऊंगा ही ना, तभी तो ये कर पाओगे। तो बेसिक थ्योरी समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको फटाफट से, जो एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने के चांस हैं, ठीक, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं। देखो, अगर तुम्हारा कोबाल्ट के साथ क्लोरीन और अमोनिया का कंपाउंड आ रहा है तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाते हैं, मतलब ब्रैकेट में 6 लिगेंड लगाते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास पैलेडियम आया या प्लेटिनम आया तो इसमें वेरिएशन होता है, ध्यान से देखना।
जो पैलेडियम का अमोनिया के साथ क्लोरीन के साथ कंपाउंड होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। तो पैलेडियम NH3 ऐसे एग्जिस्ट करता है ये, और Cl2, मतलब 2 क्लोरीन बाहर मिलेंगे और एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो जितने Cl बाहर होते हैं उतने ही मोल बनते हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट कितने हो गए? 2। निकेल के साथ क्लोराइड और वाटर के साथ जो होता है, निकेल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बनाता है, और वाटर क्या है? काउंटर आयन तो होता नहीं है, तो वाटर अंदर होगा, Cl बाहर हो जाएगा, तो 2 Cl बाहर, तो बाहर हम 2 लिख देंगे, मतलब 2 मोल बनेंगे, क्योंकि यही डिसोसिएट होंगे, अंदर वाला डिसोसिएट नहीं होगा। प्लेटिनम में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी और 6 भी। अगर सिर्फ Cl वाला आ रहा है तो ये बनेगा H2PtCl6, तो सारे Cl यहां अंदर होते हैं। इसका नाम है हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। ये मैंने आपको बताया था कहां पर? गोल्ड की और प्लेटिनम की मैंने रिएक्शन कराई थी एक्वा के साथ, HNO3 जब पढ़ रहे थे अपन, याद करो, ठीक है। तो वहां मैंने बताया था ये कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहां 6 है, मतलब कोई भी Cl बाहर नहीं है तो कोई भी आपको आयन नहीं मिलेगा, मतलब PPT नहीं बनेगा। प्लेटिनम का अमोनिया और क्लोरीन के साथ जो कंपाउंड होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का होता है, तो PtNH3 और Cl2, इस तरीके से। तो कोई भी Cl बाहर नहीं है, मतलब 0 होगा। यह आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखना, क्योंकि सीधे सीधे NCERT में ये दे रखे हैं, अगर कभी क्वेश्चन आया तो इनमें से बना के बोल देंगे। बाकी मैंने बता दिया कैसे आप पहचान लोगे। पैलेडियम का अमोनिया और क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बनेगा, और प्लेटिनम का अमोनिया और क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बनेगा। सिर्फ Cl अगर आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बनेगा, और निकेल का वाटर और Cl के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बनेगा। निकेल का साइनाइड वगैरह होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ये एक्चुअली पता क्या है, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तब आपको अंदर का सब याद हो जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में था, कौन सा 6 में था, ठीक है। ये बेसिक थ्योरी है जो समझ रहे हैं अपन पहले। चैप्टर जब एंड हो जाएगा ना तब आप अपने आप ही समझ जाओगे, अच्छा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है, ये 6 का है, ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये तो चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है ना, तो एक एक चीज जितनी भी मैं कराऊंगा सब अच्छे से करके जाना एग्जाम में। कंपेयर कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 3 कंपाउंड आपको दे रखे हैं, इनको अपन नाम दे देते हैं, ये भाई साहब A, ये B और ये C। अब आपको इन तीनों की कंडक्टिविटी कंपेयर करानी, कैसे कराते हो? देखो, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट का टाइप बताते हैं, कैसे 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, 1:2, 1:3 कैसे बताते हैं। ये जो बॉक्स है इसको मैं 1 लिख रहा हूं, कितने Cl बाहर हैं? 3, तो 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको, 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलोगे बताओ? बॉक्स को 1 बोल दो, ब्रैकेट को 1 बोल दो, और 2 Cl बाहर लगे तो 1:2 टाइप। इसको क्या बोलोगे? 1:1 टाइप, ठीक है, ऐसा। तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई। अब आप ये देख लो कि किसमें आयन ज्यादा हैं, बताओ जरा। इसको जब मैं तोड़ूंगा तो ये पूरे का पूरा 1 आयन होगा और ये 3 होंगे, तो टोटल आयन, मैं यहां क्या लिख रहा हूं, टोटल आयंस आप कितने काउंट करोगे? देखो जरा, इसके 4, 3 ये, 1 ये, इसमें 2 ये, 1 ये, 3, 1 ये, 1 ये, 2, तो ये हो गए मेरे पास क्या? आयंस। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी, सही ना, मतलब A फिर B और फिर C। तो कंडक्टिविटी को कंपेयर कराना, या कभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लिख देंगे क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ आयंस देख लो किस में ज्यादा है। और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे पहचानते हैं? जो ब्रैकेट है वो 1 होता है, बाकी जितने भी बाहर काउंटर आयन लगे हैं वो लिखते जाओ, वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। समझ गया? इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक डिफरेंस समझ लेते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी बात होती है। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? 2 सॉल्ट का मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर, वो डबल सॉल्ट होता है। यहां पर इक्विमोलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। और ये जो डबल सॉल्ट है ये सॉलिड स्टेट में आइडेंटिटी रखते हैं, लेकिन पानी में जब इसको डिसॉल्व कर देते हैं तो आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, जबकि ये आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में भी रखते हैं और सॉल्यूशन में भी रखते हैं, ठीक है। ये सिंपल आयन में डिसोसिएट होते तो उसका टेस्ट भी देते हैं, और ये सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं होते तो उसका टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो इसको लिख लेते हैं अपन, ठीक है। रिटेन्स, पहला पॉइंट, रिटेन्स आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट बट लूजेज आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व करें तो। जबकि यहां हम क्या लिखेंगे? रिटेन्स आइडेंटिटी इन बोथ
सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रखते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं ना। तो दूसरा पॉइंट हम यही लिखने वाले हैं, क्या? कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, फ्री आयंस बन जाते हैं। और यहां लिखेंगे डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट। ठीक है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 3, गिव टेस्ट ऑफ सिंपल आयंस। जो सिंपल आयंस बने हैं उनका टेस्ट देते हैं। और यहां लिखेंगे डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ सिंपल आयन। जैसे एग्जांपल के तौर पे FeSO4 में अगर आप FeSO4 को अगर आप NH4 होल ट्वाइस SO4 के इक्विमोलर मिक्सचर में मिलाओ, मतलब दोनों के इक्विमोलर लेके मिलाओ, तो मोहर सॉल्ट बोलते हैं वैसे इसको, है ना। तो ये क्या करता है, Fe2+ आयन का टेस्ट देता है क्योंकि ये डबल सॉल्ट है, फ्री आयंस मिल जाएंगे आपको पानी में। ठीक है, जबकि अगर मैं CuSO4 को अमोनिया के साथ मिलाऊं 1:4 मिक्सचर में, तो स्विट्जर्स रिएजेंट बनता है CuNH3 होल 4 और SO4 बाहर। याद करो, बताया था मैंने स्विट्जर्स रिएजेंट आपको, कॉपर की रिएक्शन कराई थी P ब्लॉक में, है ना। तो उसमें क्या होता है, कॉपर फ्री नहीं होता क्योंकि वो क्या होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, तो वो ब्रेक नहीं होगा, तो उसके आयन नहीं बनेंगे, है ना। तो अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं कि कौन कौन से डबल सॉल्ट होते हैं और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो डबल सॉल्ट के बारे में लिखेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं कार्नेलाइट, ठीक है, कार्नेलाइट होता है KCl.MgCl2.6H2O। ठीक है, जब इसको पानी में डालोगे तो K+, Mg2+ और Cl- मिल जाएगा आपको, फ्री आयंस मिल जाएंगे। इसी तरीके से मोहर सॉल्ट की बारे में बात करूं, मोहर सॉल्ट होता है FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। ठीक है, तो ये भी आपको फ्री आयन दे देंगे, Fe2+, SO4 और NH4+। ठीक है, अगला लिख रहा हूं पोटाश एलम। ठीक है, पोटाश एलम क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। तो ये भी क्या करेगा, K+ दे देगा, Al+3 दे देगा और SO4 दे देगा, मतलब फ्री आयंस देगा। जबकि यहां पर एग्जांपल अपन पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ने वाले हैं। जैसे K4FeCN6, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये आपको फ्री आयन नहीं देगा, ये क्या देगा, बस 4K+ देगा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के ऊपर 4 नेगेटिव ये देगा, आपको फ्री CN- या फ्री Fe2+ नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको टेस्ट नहीं करा पाओगे आप, इनका इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं होता, जबकि यहां पर इंडिविजुअल आयन का टेस्ट करा सकते हो आप, जो भी टेस्ट होते हैं इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस में। समझ गए बात को? एक दो और लिख लो कॉम्प्लेक्स, CrH2O6 Cl3। ठीक है, इस टाइप के। तो ये सब होते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक्चुअल में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ में लिगेंड होते हैं, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं, ये फ्री आयंस के फॉर्म में मिल जाएंगे अगर इसको पानी में डालोगे तो। ठीक है, तो ये टेस्ट देते हैं, ये टेस्ट नहीं देते हैं, ये वाली बात है। बिल्कुल सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और बेसिक टर्म समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स लिखा है जैसे K4FeCN6, तो इसमें क्या क्या टर्म हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे जो ब्रैकेट है उसके बाहर यहां या यहां कोई भी आयन लिखा है तो उसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो यहां पर इधर बाहर लिखा है तो इसका नाम क्या है, काउंटर आयन। ठीक है, उसके बाद जो ये Fe लिखा है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन भी हो सकता है। ठीक है, और ये होता है लुईस एसिड। क्या होता है ये, लुईस एसिड। कैसे लुईस एसिड होता है, ये जो ब्रैकेट में सेंट्रल एटम के अलावा बाकी चीज लिखी है ये लिगेंड होती है, तो लिगेंड अपना लोन पेयर क्या करता है, इसको डोनेट करता है, तो ये लुईस बेस की तरह काम करता है और ये क्या है, लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो है साइनाइड, ये लुईस बेस भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। मतलब लिगेंड को हम लुईस बेस भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। क्यों, कुछ पाई इलेक्ट्रॉन भी तो डोनेट करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। जबकि लुईस बेस तो हमने ये पढ़ा था ना कि जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तभी होगा ऐसा। मतलब लुईस बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर लिगेंड लुईस बेस हो, लेकिन यूजुअली मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है कि ये क्या होता है, लुईस बेस। ठीक है, ये ध्यान रखना, लोन पे डोनेट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा जो बाकी चीज बची, ये होता है लिगेंड। क्या होता है ये, लिगेंड। ठीक, लिगेंड क्या होता है, लुईस बेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा ये इतना पार्ट है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं इसको। ठीक, बस ये बेसिक टर्म है जो ध्यान रखना है। फिर से सुन लो, ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन, ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है जो कि लुईस एसिड होता है, और बाकी चीज वो होती है वो लिगेंड होता है। वो लुईस बेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा और क्या क्या टर्म है, यहां लिख रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहीड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहीड्रन का मतलब क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में क्या अरेंजमेंट होता है इसका। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है ए, उसके साथ लिगेंड लगे हैं 4, तो इसके 2 टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं। या तो ये टेट्राहीड्रल हो सकता है इस तरीके से, जानते हो आप टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, या ये स्क्वायर प्लेनर हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, सेंट्रल एटम ए है तो ए बी बी बी। अगर मेरे पास 5 लगे हुए हैं लिगेंड, तो या तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आप जानती हो कैसा होता है। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं, केमिकल बॉन्डिंग तो आपका अच्छा है। और या ये स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है इस तरीके से, तो ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। तो अगर 5 लिगेंड लगे हैं तो स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है इस तरीके से, है ना। अगर 6 हुए तो ऑक्टाइड्रल होगा ऐसा। 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहीड्रन का मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में क्या अरेंजमेंट है इसका। तो AB4 होगा तो टेट्राहीड्रल स्क्वायर प्लेनर में से कुछ, AB5 होगा तो TBP या स्क्वायर पिरामिडल, और ये ऑक्टाइड्रल। ठीक है, नाम याद है कि लिख दूं, चलो लिख देता हूं। ये टेट्राहीड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, और ये ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। अगला जो टर्म है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं डायरेक्ट, आपको पता ही है। सेंट्रल एटम पे जो आप चार्ज निकालते हो वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मतलब सभी लिगेंड को अगर सेपरेट कर दिया जाए तो चार्ज बचा वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो आप निकालना जानते हो। अगला पॉइंट होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने भी डोनर एटम है वो लिखो और इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितने डोनर एटम है उसमें, जिसको हम आगे अभी लिगेंड कवर करने वाले हैं ना, यहां पर डिटेल में डेंसिटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये वर्नर थ्योरी में हम निकाल चुके हैं। एक पॉइंट और बचा है, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जब एक ही काइंड का लिगेंड हो, मतलब एक ही काइंड का लिगेंड हो। इसका मतलब कैसा है, जैसे NiCN4 सेंट्रल मेटल के अलावा 2 नेगेटिव, सेंट्रल मेटल के अलावा सिर्फ एक ही टाइप का, एक ही काइंड का लिगेंड है। इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा होता है हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, मोर देन 1 काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो, जैसे NiNH3 होल ट्वाइस Cl2, इस तरीके का। देखो अमोनिया और Cl 2 अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो बेसिक टर्म की बात है, मतलब इससे कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक टर्म समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं ये। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बेसिक टर्म पढ़ लिया, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लिगेंड। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है हमें, तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि मैं पीछे बहुत बार नाम ले चुका हूं, लिगेंड लिगेंड लिगेंड। तो क्या होता है लिगेंड, ये होता है लिगेंड। देखो तो लिगेंड क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट, लिगेंड्स कैन बी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब लोन पेयर डोनर, एंड पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। 1 इलेक्ट्रॉन डोनर और पाई इलेक्ट्रॉन डोनर आगे अपन ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ेंगे तब आएगा आपके पास। अभी हमारे पास जितने भी लिगेंड आएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर या लोन पेयर डोनर वाले आएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना
लिगेंड ये या फिर ये हो सकता है। सेकंड पॉइंट, लिगेंड इज आइदर लुईस बेस, लिगेंड इज आइदर लुईस बेस और नॉट। मतलब लिगेंड लुईस बेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, लोन पेयर डोनर लुईस बेस होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर थोड़ी लुईस बेस होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन पर। बेस्ड ऑन चार्ज, आप जानती हो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल 3 टाइप से हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड कौन कौन से हैं जो आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मैंने सारे निकाल लिए अलग से एक तरीके से, तो वो मैं यहां लिख रहा हूं, जो आपको एनसीईआरटी में जितने भी कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं उनमें जो यूज हुए। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड क्या होता है, NO2 पॉजिटिव, ठीक है, नाइट्रोनियम हो गया, ये हाइड्राजीनियम NH3 प्लस NH2, ये हो गया, नाइट्रोसोनियम NO प्लस हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में कौन कौन से हैं, एक्स नेगेटिव मतलब हैलाइड्स हो गए जो, है ना, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो, ये सब। OH माइनस हाइड्रोक्साइडो हो गया आपका, OX2 माइनस ऑक्सिलेटो हो गया, ऑक्सिलेट ऐसा होता है COO माइनस, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो, ठीक। और देखो CN माइनस हो गया, ठीक, साइनाइडो हो गया, NO2 माइनस हो गया, ठीक, नाइट्राइटो हो गया, CO3 माइनस कार्बोनेटो हो गया, SO4 माइनस सल्फेटो हो गया, EDTA4 नेगेटिव, ये होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिडेटो, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव और CH2 COO नेगेटिव, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। EDTA इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिडेटो बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहां पर बीच में NN नहीं होता, यहां 2 कार्बन होते हैं, मतलब CH2 तो मैं ऐसे बना देता हूं, CH2 ऐसा, ठीक है, जगह कम है तो थोड़ा ऐसे बना रहा हूं, CH2 ठीक है। तो ये हो गया आपका EDTA4 नेगेटिव। न्यूट्रल लिगेंड में अगर हम चलें तो न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, देखो आपके पास हो गया न्यूट्रल लिगेंड में अमोनिया, वाटर, कार्बोनाइल, नाइट्रोसिल, ठीक है, और पायरिडीन ऐसा दिखता है, ठीक है। ये सब आपको याद करने हैं लिगेंड, क्योंकि IUPAC में यूज होंगे, वैसे आपको याद होंगे तो अच्छी बात है। इसके अलावा हो गया EN होता है इथेन 1,2 डायमीन या इथिलीन डायमीन, CH2 NH2 ठीक है, इससे थोड़ा मिलता जुलता है, बस यहां N पर 2 क्या लगा दो, एसीटेट, 2 इधर ऐसा होता है, ठीक है। और कौन सा हो गया, PPH3 हो गया आपका, ठीक है, ट्राइपेनाइल फॉस्फेन। और देख लो जरा, अमोनिया, वाटर, CO, NO, पायरिडीन, EN, और कोई न्यूट्रल लिगेंड याद आ रहा है आपको, नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। बाकी और होंगे तो मैं ऐड कर देता हूं इसमें। तो ये सब देखो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, नोट कर लो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डोनेशन, मतलब डोनर एटम कितने हैं। मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड मतलब इसमें एक डोनर एटम होगा, डाइडेंटेड इसमें मतलब 2 डोनर एटम होंगे, पॉलीडेंटेड मतलब 2 से ज्यादा होंगे, और एम्बिडेंट में क्या होगा, डोनर एटम तो 2 होंगे लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करेगा। जैसे ध्यान से देखना जरा, मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, 1 एटम डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन एक ही एटम देगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी अपन ने इतने सारे लिखे, X नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ठीक है, NO2 प्लस हो गया, NO प्लस हो गया, NH3 पॉजिटिव, NH2 हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, नाइट्रोसाइल NO हो गया। देखो NO दोनों आता है, पॉजिटिव में भी आता है, न्यूट्रल में भी आता है, ध्यान रखना। CO हो गया, NO हो गया, पायरिडीन हो गया, पायरिडीन में मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था आपको, नीचे नाइट्रोजन बनाया था, उसके पास लोन पेयर होता है, ठीक। मिथाइल अमीन हो गया, CH3 NH2,
ठीक, इस टाइप के। तो ऐसे मैं यहां पर ETC लिख देता हूं, मतलब पीछे से देख लेना बाकी लिगेंड, क्योंकि वहां मैंने सारे लिगेंड लिख रखे हैं आपको। तो कौन कौन से मोनोडेंटेड होते हैं? जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। इस टाइप के लिगेंड क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट वाले। और अगर लिखना चाहो तो चलो ठीक है लिख देते हैं, याद आ गए तो। अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इस टाइप के। ठीक, डाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? इसमें 2 डोनर एटम होंगे। कितने? 2 डोनर एटम। जैसे आपका EN हो गया, इथेन 1,2 डायमीन, CH2 CH2 NH2 NH2, ये हो गया, ठीक है। और ऑक्सिलेट हो गया OX2 नेगेटिव, COO माइनस, ठीक है, इस टाइप से। डोनर एटम बताना हो तो एक ही 2 नाइट्रोजन ये हो गए, यहां ऑक्सीजन ये डोनर हो गए, इस टाइप से। पॉलीडेंटेड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक था हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड मतलब 6 डोनर एटम होंगे, 6 डोनर एटम होंगे, 6 डोनर एटम। अभी पीछे स्ट्रक्चर बनाया था, एक बार फिर से बनाता हूं। N CH2 CH2 N, ठीक है, इधर 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 क्या था? CH2 COO नेगेटिव, ऐसा ही था ये। EDTA4 नेगेटिव बोलते हैं इसको, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, कैसीटेटो एसीटेटो, EDTA4 नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। एम्बिडेंट ध्यान से सुनना, 2 डोनर एटम्स, 2 डोनर एटम्स, बट ओनली 1 कैन डोनेट एट अ टाइम। एक ही टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। डोनर एटम तो 2 मिलेंगे, लेकिन डोनेट एक ही करेगा। जैसे अपने पास एग्जांपल में एक है NO2 नेगेटिव और ONO नेगेटिव। अगर मेटल एटम को नाइट्रोजन देता है तो ऐसे बनाते हैं, और मेटल एटम को ऑक्सीजन देता है तो ऐसे बनाते हैं। मतलब नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है। इसी तरीके से एक और है, अगर मेटल एटम को थायोसाइनेटो ये सल्फर देता है लोन पेयर तो ऐसे बनाते हैं, और नाइट्रोजन देता है आइसोथायोसाइनेटो तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है? डोनर एटम तो 2 हैं, जैसे इसमें सल्फर नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करेगा। और दूसरा डिफरेंस ये है कि डाइडेंटेड में यहां रिंग बनेगी, यहां रिंग नहीं बनेगी। मतलब यहां जो रिंग बनती है उसको चीलेट बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखना जरा, सपोज कोई मेटल एटम को ऑक्सिलेट आयन अपना लोन पेयर दे रहा है, ठीक है, तो ऑक्सिलेट आयन अगर लोन पेयर दे रहा है किसी मेटल एटम को, तो ये कैसे देगा? डाइडेंटेड बोल रहे हो ना, तो दोनों एक साथ देगा, और दोनों एक साथ देगा तो ऐसी रिंग बनेगी, और इस रिंग को हम बोलते हैं क्या? चीलेट। तो चीलेट कहां बनेगा? इस प्रोसेस को चीलेशन बोलते हैं और रिंग को चीलेट बनते हैं। तो ये चीलेट कहां बनेगा? डाइडेंटेड और उसके ऊपर, इसमें भी चीलेट बनेगा, इसमें भी चीलेट बनेगा, इसमें चीलेट नहीं बनेगा और इसमें चीलेट नहीं बनेगा। चीलेट कहां बनाना है? डाइडेंटेड और उसके ऊपर। एम्बिडेंट और मोनोडेंट में चीलेट नहीं बनाना है। एम्बिडेंट एक्चुअल में क्या है? मोनोडेंटेड जैसा ही है, और थोड़ी थोड़ी फीलिंग डाइडेंटेड की है। मतलब 2 डोनर एटम यहां होते हैं, 2 डोनर एटम यहां होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करता है, मतलब इस जैसा होता है ये, ठीक है। तो एम्बिडेंट में क्या है? चीलेट नहीं बनता, इसमें चीलेट बनता है, ध्यान रखना। एम्बिडेंट में सिर्फ एक बॉन्ड बनता है, समझ गए बात को? तो ये मैंने लिख दिया मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड और एम्बिडेंट लिगेंड। कितने लिगेंड आपको याद करने हैं? लिगेंड तो देखो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और अगर हम नीट और मेन के लिए बात करें सिर्फ, तो जितने पीछे मैंने अभी लिखाए थे वो सारे लिगेंड आप याद कर लेना, बेस्ड ऑन चार्ज में मैंने सारे लिख रखे हैं, ठीक है। और ये एम्बिडेंट का भी ध्यान रखना। अब आप चलते हैं बात फ्लेक्सीडेंटेड पे। यहां पे फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जो अपने अकॉर्डिंग रंग बदल ले अपना। मतलब रंग बदलने का मतलब ये है कि उसका मन करेगा तो मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा, और उसका मन करेगा तो डाइडेंटेड की तरह काम करेगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल है सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव। ये किस बात पे डिपेंड करता है? अंदर की कोऑर्डिनेशन नंबर पे। जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने लिखता हूं सपोज CO Br5 और SO4, ऐसा लिखता हूं, और ऐसा लिखता हूं एक CO Br4 SO4, मैं ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स बना के बता रहा हूं आपको, है ना। तो अगर मेरे पास ऐसा लिखा है CO Br5, तो यहां 5 लगे हैं तो ये क्या होगा? मोनो की तरह काम करेगा। और यहां 4 लगे हैं तो अब ये क्या करेगा? डाइडेंटेड की तरह काम करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 बनानी है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनानी, इसका मतलब 5 ये हैं तो ये मोनोडेंटेड होगा, और यहां 4 हैं तो अब डाइडेंटेड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? फ्लेक्सीडेंटेड का मतलब क्या होता है? तो ये सारी बात हो गई, कहानी सिंपल सही है ना। तो नोट कर लो इसको एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं।
चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और IUPAC नेमिंग पर चलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ बेसिक रूल होते हैं जिसको एक बार देख लो और फिर हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। रूल्स हैं तो लिख लेते हैं। पहला, नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ कैटायन इज रिटन बिफोर एनायन, मतलब कैटायन का नाम एनायन से पहले लिखा जाएगा। ठीक। पॉइंट नंबर 2 यहां पर आता है अगला, नेमिंग ऑफ लिगेंड। नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड में कैसे करना है कि अगर लिगेंड एनायनिक लिगेंड है, ठीक है, अगर लिगेंड क्या है, एनायनिक, तो एनायनिक, फॉर एनायनिक लिगेंड हमें लास्ट में ओ लगाना है। ठीक है, जैसे ये जो ओ लगा रहे हैं वो कैसे लगा रहे हैं, ध्यान से देखना, लिगेंड है ये, ठीक है, कैसे लगाना है, जैसे सपोज मेरे सामने लिखा है एक्स नेगेटिव, तो ये हैलाइड होता है ना, तो जो एनायन का नेम ई से एंड होता है उसमें लास्ट में ओ लगा देते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं हैलाइड, तो क्या लिखेंगे, हैलाइडो, जो नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हैलाइडो। फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। जैसे OH माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सिलेट 2 नेगेटिव है तो ये ऑक्सिलेट है ना, एंड विद ई, तो हमें क्या लगाना है, ओ, क्या लिखेंगे, ऑक्सिलेटो। समझ रहे हो बात को। तो एनायनिक लिगेंड्स एंडिंग विद ई, एंडिंग विद ई कन्वर्टेड टू ओ, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, जैसे और देख लो, और देख लो, जैसे CN माइनस साइनो होता है तो इसको लिखेंगे साइनाइडो एंड ETC, इस टाइप से। तो सिंपल सा है, एनायनिक लिगेंड जो ई से एंड होते हैं उसमें अपन क्या लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं। जैसे सल्फेट तो सल्फेटो, कार्बोनेट तो कार्बोनेटो, इस टाइप से चलता है मामला। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ लिगेंड में क्या करना है, अगर एनायनिक लिगेंड है, ई से एंड हो रहे हैं तो ओ लगा देना, पहला केस। दूसरा, अगर न्यूट्रल लिगेंड है, अगर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल लिगेंड के कॉमन जैसा नेम होता है वैसा, जैसे H2O को हम क्या बोलते हैं, एक्वा। ठीक है, NH3 को क्या बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं अमीन। ध्यान रखना, यहाँ डबल एम आता है, अमीन नहीं होता, अमीन होता है। लेकिन अगर वहीं में CH3NH2 लिख दूं तो अब इसको क्या लिखने लगेंगे, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। ठीक है, इस तरीके से। और देखो जरा, जैसे CO, तो CO को क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल, CO होता है कार्बोनाइल। NO होता है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, इस टाइप से। PPH3 होता है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ठीक, EN होता है इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन, डाइअमीन। ठीक है, इस तरीके से। और देखो जरा, और कोई न्यूट्रल लिगेंड याद आ रहा है, CO हो गया, NO हो गया, PPH3, EN, पाइरिडीन, इसको क्या लिखेंगे, पाइरिडीन। समझ रहे हो। तो न्यूट्रल लिगेंड का जो नाम होता है वही लिखना है आपको। C नंबर पे लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड या कैटायनिक लिगेंड। अगर मैं कैटायनिक लिगेंड के बारे में लिखूं तो कैटायनिक लिगेंड में आपको क्या करना है, EM लगा देना, क्या, IUM, ये लगाना है लास्ट में। कैसे, NO2 प्लस, इसको लिखेंगे नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। NO प्लस, देखो NO न्यूट्रल भी होता है, पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। अगर पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। NH3 प्लस NH2 हाइड्राजीनियम, क्या लिखेंगे, हाइड्राजीनियम। ठीक है, और सारे स्मॉल लेटर्स ही होते हैं इसमें, ध्यान रखना। तो ये सारी कहानी है, बहुत आसान है। बस जो नाम है न्यूट्रल में वो लिखना है, एनायन वाले में ई की जगह ओ लगा देना लास्ट में, और न्यूट्रल वाले में IUM लगा देना लास्ट में। ठीक है, तो ये लिगेंड के बारे में नेम हो गए। और भी होते हैं, मैंने सारे के सारे नहीं लिखे हैं। जैसे यहां और लिखने चाहो तो क्या लिख सकते हो, EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट होता है तो एसीटेटो कर देना। ठीक है, CO3 माइनस कार्बोनेट होता है तो कार्बोनेटो कर देना। SO4 2 माइनस सल्फेट होता है तो सल्फेटो कर देना।
इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप बात को, मैं जानता हूं ये बात, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर अपन और रूल लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल भी करते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखो थर्ड पॉइंट क्या है। इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ईटीसी आर यूज्ड फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड। जैसे अगर 2 लिगेंड हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डाई। 1 है तो मोनो, 3 है तो ट्राई, और वैसे अपन एक में लिखते नहीं है मोनो वगैरह, ठीक है। डाई से शुरू करते हैं, 2 होते हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसा स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक। when ligand has numerical prefix, बहुत ध्यान से समझना है, when ligand has numerical prefix then bis, tris, tetra, kiss, etc are used। जैसे लिगेंड के नाम में ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो, जैसे इथेन डायमीन, याद करो इथेन 1,2 डायमीन, तो नाम में डाई आ गया ना। अगर ये बाहर 2 लगे हैं तो हम डाई 2 बार यूज नहीं करेंगे, पहले बिस लिखेंगे और नाम का जो है वो डाई वैसे का वैसा ही रखेंगे। मतलब ये कहां पर यूज करते हैं, स्पेशल में। जैसे एक कंपाउंड ले लेते हैं कुछ बना के, जैसे मान लो CO, ठीक है, CO ले लिया मैंने, Cl4 ले लिया, ठीक, और En ले लिया, सपोज ऐसा है, होल्ट वाइज ये 2 कर लो, ठीक है, ऐसा है। मान लो मुझे इसमें लिखना होता, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं इसके लिए लिख के बता रहा हूं। तो मैं इसके लिए क्या लिखता, मैं लिखता बिस इथेन 1,2 डायमीन। मैं ऐसे नहीं लिखता डाई इथेन 1,2 डायमीन, मैं क्या लिखता, बिस बाहर लगाता। क्यों, इसके नाम में यहां पर क्या आ गया, डाई आ गया। समझ रहे हो बात को, तो ये ध्यान रखना आप। बाकी अपन पूरा नेमिंग अभी सीखेंगे, बस मैंने इस पॉइंट को समझाने के लिए बता दिया ये, ठीक। आगे चलते हैं 4th पॉइंट पे, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या एटम। CMA मतलब सेंट्रल मेटल, एटम और आयन। तो ये कुछ मैंने एटम लिख रखे हैं। अब आपको ये पहचानना है कि CMA अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स के अंदर है, CMA कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और वो जो कॉम्प्लेक्स है, वैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, तो उसका जो नाम होता है वही लिखते हैं। जैसे Fe का नाम क्या होता है बताओ, आयरन होता है तो आयरन ही लिखते हैं। कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट होता है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। तो जो इसका नाम वही लिख लो, क्या आएगा, निकल। ये क्या आएगा, पैलेडियम। ये क्या आएगा, प्लेटिनम। ठीक है, जो इसका नाम है वही लिखेंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, जिंक। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो इनके जो है स्पेशल नाम यूज होते हैं। जैसे इसको बोलते हैं फेरेट, कोबाल्ट को लिखते हैं कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, लास्ट में 8 आता है मैक्सिमम में, है ना। कुछ के नाम बदल जाते हैं लेकिन बहुत सारे में लास्ट में 8 लगा देते हैं। जैसे निकल है तो निकलेट, निकलेट, ठीक है। पैलेडियम है तो पल्लेडेट, लास्ट में 8 लगा देना। प्लेटिनम तो प्लेटिनेट, कॉपर तो क्यूप्रेट, सिल्वर तो अर्जेंटेट, देखो यहां नाम भी बदल गया, अर्जेंटेट, सिल्वरेटर मत लिख देना, गोल्ड, ऑरेट, और जिंक का क्या आएगा, जिंकेट। तो इस टाइप से हम नाम लिखते हैं इसके, है ना। तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर 1-2 पॉइंट और बचे हैं वो लिख के फिर अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में अपन पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। लिख लो फटाफट। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक रूल और लिखते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। रूल क्या है, रूल नंबर 5 ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज रिटन just after naming of central metal atom or ion in parenthesis in Roman numeral in parenthesis। ठीक है, मतलब स्मॉल वाले ब्रैकेट में रोमन में लिखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान देना जरूरी है, ये सारे क्वेश्चन समझ लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। कैसे नाम लिखना है वो आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट, कैटायन और एनायन को डिस्टिंग्विश कर लो, क्या कैटायन और क्या एनायन है।
अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ूंगा तो ये क्या होगा, ये ब्रैकेट वाला एक पार्ट बन जाएगा कैटायन और बाकी Cl नेगेटिव क्या बन जाएंगे, एनायन। मतलब मेरा ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और जो एनायन है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, मैंने ये पहचान लिया कौन सा कैटायन कौन सा एनायन। अब मुझे लिखना है नेम ऑफ कैटायन फिर नेम ऑफ एनायन। अब कैटायन वाले पार्ट में ही लिगेंड है तो यहीं से हम शुरू कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, पहले हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कराना है, बहुत ध्यान से देखना। तो अमीन और एक्वा, अमीन में आता है ए के बाद एम और एक्वा में ए के बाद क्यू, ठीक है, मतलब अमीन पहले आएगा। कैसे लिखूंगा मैं, ट्राई, ट्राई अमीन, डबल एम होता है इसमें, है ना, ट्राई अमीन, ठीक है। कोई स्पेस नहीं देना, एक सांस में लिखना है पूरा, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, ये हो गए लिगेंड के नेम। अब सेंट्रल मेटल एटम का लिखो, क्रोमियम लिखें कि क्रोमेट लिखें, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है तो जो इसका नाम है वही लिखना है, क्रोमियम, क्रोमियम। अब इसके बाद क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में कितनी आएगी निकाल लो जरा, एक्स मान के, एक्स प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्या आ जाएगा 3। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं थर्ड, आप अलग से एक्स मान के निकाल सकते हो इसको। तो ये हो गई बात कैटायन वाले पार्ट की। अब आपको स्पेस देना है, कैटायन और एनायन के बीच में स्पेस होता है, अब आपको क्या देना है, स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद ये क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ना कि क्लोराइडो। ध्यान से सुनो, ये काउंटर आयन है ना कि लिगेंड, लिगेंड थोड़ी है, ये काउंटर आयन है। और ट्रस यहां पर ट्राई ट्रेस व्रेस कुछ मत लगाना, सीधे जो काउंटर आयन का नाम है वही लिखना है, स्पेस क्लोराइड। स्पेस के बाद क्या लिखना है, क्लोराइड। इस तरीके से समझ गए बात को। और एग्जाम्पल है बहुत सारे हैं, समझ जाना, एंड तक समझ जाना चाहिए, है ना। चलो सेकंड पॉइंट देखना जरा, सेकंड क्वेश्चन। अब कैटाइन क्या है, के प्लस, और एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स, तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम। अब यहां पर अपन डाई नहीं लगाएंगे, काउंटर आयन के लिए कभी डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते, क्या लिखना है, पोटेशियम। अब ये हो गया भाई साहब कैटायन, अब स्पेस दे दो यहां पर, ठीक। अब अंदर चलो, 4 है तो क्या लिखेंगे स्पेस देने के बाद, टेट्रा, टेट्रा, ठीक। OH को क्या लिखते हो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। और Zn को जिंक लिखोगे कि जिंकेट लिखोगे, अब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि K पर प्लस है, ठीक है, तो लिखेंगे जिंकेट, जिंकेट। और ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजें एक सांस में लिखते हैं, कोई स्पेस नहीं। अब यहां पर क्या लगाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे पैरेंथेसिस में, तो 2 + x - 4 = 0, 2 आएगा तो सेकंड लिख देंगे, आप अलग से x मान के निकाल सकते हो। समझ गए बात, आगे बढ़ो। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, ये कॉम्प्लेक्स में आपको अब पहले से पता होना चाहिए कि मरकरी किस फॉर्म में रहता है, तो यहां मरकरी पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है। और कभी भी डी ब्लॉक का मेटल काउंटर आयन हो तो उसके लिए तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर पैरेंथेसिस में लिखनी होगी। मतलब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, मरकरी, ध्यान से देखना, मरकरी ब्रैकेट में 1, इसके लिए भी हम लिखेंगे। मैंने यहां पोटेशियम के ब्रैकेट में 1 नहीं लिखा, जब कभी भी डी ब्लॉक का यहां मिलेगा तो उसके ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, ठीक है। अब स्पेस दे दो, 4 पर क्या आता है, टेट्रा, टेट्रा। SCN को क्या बोलते हो, थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, ठीक है। और CO का क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +1 है तो 1 + x - 4 = 0, 3 आएगा, ठीक है। लेकिन CO को पहले लिख तो लो, कोबाल्ट लिखोगे कि कोबाल्टेट, क्योंकि ये एनायनिक पार्ट है, ब्रैकेट जो है एनायनिक पार्ट है, तो साइनेटो क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर निकाली थी, कितनी आई थी, 3। इस तरीके से समझ गए बात को। आगे देखो, इसके लिए क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, 3 लिखा है K, मतलब K+ होगा और कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव होगा, ठीक है। K+ और कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। ध्यान से देखना जरा, इसके लिए लिखूंगा मैं पोटेशियम, क्या लिखूंगा, पोटेशियम, ना कि ट्राई पोटेशियम। और स्पेस दे देंगे, क्या लिखेंगे, पोटेशियम और स्पेस। 3 के लिए क्या लिखेंगे स्पेस देने के बाद, ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। और एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखते हो, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट लिखोगे, क्यों लिखोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 3 + x - 6, क्यों, ऑक्सिलेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 3 + x - 6 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉल्व करके x निकाल लो, ऐसा लिखना है आपको। समझ गए। इसका देखना जरा, इसमें कॉम्प्लेक्स ही न्यूट्रल है, ना कोई कैटायन ना कोई एनायन, तो सीधे शुरू करो, टेट्रा, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल और निकेल, क्योंकि न्यूट्रल है। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, x + 4 × 0 = 0, मतलब 0 आएगी, ठीक। अगला देखो, एक कैटायनिक वाले का बताता हूं। अगर कॉम्प्लेक्स में ही तुम्हें चार्ज दे दिया, इसमें तो हम निकालते थे ब्रेक करके कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, अगर तुमको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ही दे दिया सीधे सीधे, तो बस लास्ट में आयन लिख देंगे। कैसे, ध्यान से देखना जरा, मैं क्या लिख रहा हूं, डाई
क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, और फिर लिखूंगा मैं बिस, बिस ब्रैकेट में इथेन, इथेन 1,2 डाईअमीन। अब देखो जरा यहां पर बिस क्यों लगाया, क्योंकि इसके नाम में ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहा था, डाई आ रहा था, इसलिए मुझे बाहर बिस लगाना पड़ा। ठीक है, अब क्या लिखोगे, कोबाल्ट लिखोगे, क्यों, पॉजिटिवली चार्ज है कोबाल्ट। ठीक है, अब ब्रैकेट में इसका क्या लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखेंगे बताओ, x - 2 + 0 = 1, मतलब +3 आ जाएगा, तो कोबाल्ट थर्ड। अब ये खुद चार्ज है, इसका मतलब लास्ट में हम सिर्फ ये लगा देंगे आयन, क्योंकि ये चार्ज है। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज और बाहर नेगेटिव है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिगेंड से शुरू कर देंगे। पेंटा, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, ठीक है, और कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है, ब्रैकेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। x + 0 - 2, कार्बोनेट पे -2 होता है, x + 0 - 2 - 1 = 0, मतलब 3 आएगा यहां से x। ठीक है, थर्ड स्पेस क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, समझ गए बात को, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और वेरिएशन देख लो जरा, यूपीएससी नेमिंग में क्या क्या होते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन का नेम लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना जरा। ये ब्रैकेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा, देखो जो भी यहां ट्वाइस थ्राइस, इससे मतलब नहीं है, हमें यहां से मतलब है इसके अंदर वाले पार्ट से। तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, ट्रिस इथेन 1,2 डाईअमीन। इसके नाम में डाई आ रहा है इसलिए मैंने ट्रिस लगाया, बाहर ट्राई नहीं लगाया। ठीक है, ट्रिस इथेन 1,2 डाईअमीन। अब ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या लिखूंगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो जरा, इसकी कितनी आएगी। अगर मैं इसके ऊपर चार्ज बोलूंगा तो 3+ आएगा ना, क्यों, 3 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, ऐसी तो चार्ज लिखते थे अपन स्पीसीज में। तो 3 को यहां लाए तो 3+ आया, तो x + 3 × 0 = 3, मतलब इसका आ गया थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर। आप निकाल सकते हो। स्पेस सल्फेट, सल्फेटो नहीं सल्फेट, सल्फेट क्यों, क्योंकि काउंटर आयन है, लिगेंड नहीं है। अगला देखो, अगर आपको 2 कॉम्प्लेक्स दे दें, 2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देखो। इन 2 कॉम्प्लेक्स में से ये कैटायन और ये एनायन होगा, और मुझे क्या करना है, इसका चार्ज आपको याद होना चाहिए, इस पे प्लस और इस पे माइनस होता है। तो इसका प्लस याद रहता है वैसे टॉलरेंस रिएजेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस पे प्लस तो इस पे माइनस। अब देखना जरा ध्यान से, क्या लिखूंगा, डाई, डाई अमीन, डाई अमीन। अब ये बॉक्स पॉजिटिवली चार्ज है तो सिल्वर, सिल्वर डाईअमीन सिल्वर, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 1 आएगा। ठीक, इधर प्लस चार्ज है तो x + 2 × 0 = 1। स्पेस डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, क्यों, अब ये नेगेटिवली चार्ज में आ गया मेटल। ठीक है, अर्जेंटेट 1। इस तरीके से लिखना होता है आपको, 2 अलग अलग में ब्रेक कर लो। अगर कभी यहां ऐसा आता कॉपर NH3 CuCN4, तो उधर अपन लिखते 2 + 2 - कॉपर वाले पे 2 + 2 होता है, वैसे प्लेटिनम होता है तो 2 + 2 होता है। ठीक है, सिल्वर में +1 +-। ठीक है, +1 और माइनस। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर पे, क्या लिखेंगे, यहां से शुरू करो, टेट्रा, टेट्रा अमीन, डबल M वाला टेट्रा अमीन, फिर Cl एक लगा है तो क्लोराइडो, क्लोराइडो। ठीक है, और NO2 लगा है तो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N लिखते हैं, डोनर बताते हैं, NO2 लिखा है इसलिए नाइट्राइटो N। अगर यहां ONO लिखा होता तो नाइट्राइटो O हो जाता। ठीक है, नाइट्राइटो N। ठीक है, और ये बॉक्स गलत बना दिया, यहां आएगा ये, ऐसा है ना। और प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है, पूरे ब्रैकेट में है, वो प्लेटिनम बाहर लिख दिया था, पूरा ब्रैकेट है। टेट्रामीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x + 0 - 1 - 1, मतलब +2 हो जाएगी, तो सेकंड। इस तरीके से समझ गए। अब ये देखो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बताया था मैंने आपको डी ब्लॉक में। ठीक है, क्या होता है इसमें, कैसे लिखते हैं, देखो काउंटर आयन अगर डी ब्लॉक का है तो उसके लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स में ये +3 होता है और यहाँ +-4 आ जाएगा, क्यों, 4 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, बाहर क्या लगा है, ये आयरन, आयरन थर्ड। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 है बाहर वाले की, आयरन थर्ड। इसके लिए क्या लिखेंगे, स्पेस देकर, हेक्सा साइनाइडो फेरेट, क्यों, नेगेटिवली चार्ज है ये, फेरेट। और इसका अलग से निकाल लो,
FeCN6 4 नेगेटिव का अलग से, तो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू -4 मतलब +2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, समझ गए। तो मैंने आपको IUPAC में हर टाइप का वेरिएशन वाला क्वेश्चन बता दिया जो NCERT में आपको दिया हुआ है, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारा बहुत बड़ा है भाई कोऑर्डिनेशन, बहुत ही बड़ा, ठीक है। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो बहुत लंबा खिंचता है ये। हम क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स में वन शॉट वीडियो बना रहे हैं ना, तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम केसेस कवर करती हैं, ठीक है। नोट करो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। आइसोमेरिज्म है, बहुत आसान सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दो पार्ट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन से होते हैं, इसको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, कोहली, COHLI, कोहली आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक। कोहली आइसोमेरिज्म, CO मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड इज हाइड्रेटेड, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। L मतलब लिंकेज और I मतलब आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, हाइड्रेट क्या होते हैं, लिंकेज और आयोनाइजेशन क्या होते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन पहला, कोऑर्डिनेशन में क्या करना है, नंबर 1, कोऑर्डिनेशन में कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे और लिगेंड का इंटरचेंज होगा एक कैटायन, एक सेंट्रल मेटल एटम से दूसरे सेंट्रल मेटल एटम में। जैसे पहले मैं ये लिख दूं, क्या होता है व्हेन, पहले तो अपन हेडिंग डालें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, व्हेन कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस, बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड बिटवीन वन सेंट्रल एटम टू अनदर, ठीक। पहचानने को आएगा तो दो कॉम्प्लेक्स दिख जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं CrNH36, CrNH36 और COCN6, ये एंड CONH36 और CrCN6 ये आपस में क्या है, तो आप बोलोगे ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। बहुत आसान है, दो दो डिब्बे दिख रहे हैं, एक ब्रैकेट ये, दूसरा ब्रैकेट ये, ब्रैकेट ये। हुआ क्या, लीगेंड का इंटरचेंज। देखो साइनाइड कहां चला गया, साइनाइड Cr के साथ चला गया और अमोनिया किसके साथ चला गया, CO के साथ चला गया। यहां अमोनिया Cr के साथ, यहां अमोनिया CO के साथ, यहां CN CO के साथ, यहां CN Cr के साथ, ठीक है। जेईई मेन में आपसे नंबर वगैरह नहीं पूछेंगे, सीधा डायरेक्ट पहचानने के लिए आएगा, ठीक है। नंबर कहां पूछेंगे, स्टीरियो में, तो वो हम बताएंगे कैसे निकालना, ठीक है। सेकंड नंबर पे चलते हैं, दूसरा कौन सा था, हाइड्रेट या सॉल्वेट, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट। जब सॉल्वेंट वाटर होता है तो उसको हाइड्रेट बोल देते हैं। तो बहुत आसान है इसकी डेफिनेशन, व्हेन वाटर एक्ट्स एज लिगेंड, मतलब जब सॉल्वेंट लिगेंड की तरह काम करने लगे, एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लिगेंड एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखो CrH2O 6Cl3, ठीक है। दिस एंड CrH2O 5, एक Cl अंदर ले आओ तो 2 Cl बाहर रखने पड़ेंगे और एक वाटर भी आ जाएगा। तो देखो जरा क्या हो रहा है, यहां पर वाटर जो है वो लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है और वाटर क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी काम कर रहा है। देखो जरा, यहां 6 थे लिगेंड वाटर के, जबकि यहां 5 हो गए। तो लिगेंड की तरह सीधा सा आप तो ऐसे भी याद रख सकते हो ना कि वाटर जो भी लिगेंड का नंबर है वो डिफरेंट होगा वाटर का। जैसे वाटर के यहां 6 लिगेंड थे, यहां वाटर के कितने, 5 ही है, सीधी सी बात है, एक वाटर क्रिस्टलाइजेशन में चला गया। तो इस तरीके से चेक करते हैं अपन हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। जहां पानी का ही देखना आपको लिगेंड के फॉर्म में डिफरेंट दिखेंगे नंबर, जैसे यहां 6 है यहां 5 है, ठीक। इसको नोट करो, फिर बाकी के दोनों कवर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी की दोनों कवर करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, व्हेन एम्बिडेंट, कौन सा, एम्बिडेंट, व्हेन एम्बिडेंट लिगेंड इज प्रेजेंट, एम्बिडेंट लिगेंड इज प्रेजेंट, तो लिंकेज आइसोमर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें CONH3 5 NO2 और Cl2, ठीक है। ये हो गया एम्बिडेंट आइसोमर किसका,
CO दिस एंड दिस, CO NH3 5 ONO, ठीक है। ये लेते हैं तो कुछ अलग कलर दिखाता है, लिगेंड अगर ऐसा होता है तो अलग कलर दिखाता है, ठीक है। और ये क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, लिंकेज आइसोमर, मतलब एम्बिडेंट लिगेंड दिख रहा है आपको। SCN NCS तब भी एम्बिडेंट लिगेंड वाला लिंकेज आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है 4th नंबर पर आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट आयन दें, किसमें, सॉल्यूशन में। तो मैं लिख रहा हूं कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस विच गिव डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या दें, डिफरेंट आयन दें, जैसे CONH3 5, CONH3 5 Br और बाहर लगा है SO4 और दिस एंड CONH3 5 अंदर ले लो SO4 और बाहर लगा है Br। तो अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो सल्फेट आयन मिलेगा SO4 माइनस, और इसको डालूंगा तो ब्रोमाइड Br माइनस, तो ये Br माइनस का टेस्ट देगा, ये SO4 माइनस का टेस्ट देगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेंगे। कैसे पता चलेगा, यहां से पता चलेगा, यहां कौन सा आयन मिल रहा है, SO4 माइनस मिलेगा, और यहां कौन सा आयन मिल रहा है, Br माइनस मिलेगा, तो ये SO4 माइनस का टेस्ट देगा, वो Br माइनस का टेस्ट देगा, इसलिए इनको आयोनाइजेशन आइसोमर बोल सकते हैं। अब बताओ, क्या एक से ज्यादा आइसोमर कोई दो कंपाउंड एग्जिबिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब लिंकेज भी हो सकता है, आयोनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक। मतलब एक से ज्यादा आइसोमर जब एग्जिबिट कर सकते हैं दो कंपाउंड आपस में, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई स्ट्रक्चरल की। नीट में जेईई मेन में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रेट आइसोमर पेयर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनाइजेशन आइसोमर। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, बहुत आसानी से बना लेना, ठीक है। नोट करो इसको, फिर स्टूडियो पे चलते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे चलते हैं। स्टीरियो में चल रहे हैं हम, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दो होते जानते हैं आप, तो ज्योमेट्रिकल में चलेंगे। अब इसमें अपन क्या करेंगे, केसेस बना के पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। केस 1 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री हो सकती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता ही नहीं है, क्यों, एंगल, रिलेटिव एंगल सबका इक्वल होता है 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, है ना। जैसे मान लो मेटल M ये है, अब इसमें मैंने कुछ लिगेंड लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। ये A को मैं क्या बोल रहा हूँ, लिगेंड बोल रहा हूँ, तो इनका सबका एंगल क्या होता है 109.5, तो वो तो फिक्स रहता है, तो वो चेंज नहीं होता एंगल, इस वजह से GI एग्जिबिट नहीं करता। तो लिख देंगे सीधा सीधा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डज नॉट एग्जिबिट GI, कोई भी कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट GI। तो कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिला तो बोल देना GI नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्या है, इसमें GI एग्जिबिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसमें अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना के पढ़ेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक मेटल M है, उसमें मैंने चारों लिगेंड लगा दिए सेम टाइप के, तो ये एग्जिबिट नहीं करता है। चारों लिगेंड सेम टाइप के लगाएंगे तो एग्जिबिट नहीं करेगा। देखो एग्जिबिशन तो हमें तभी पता चलेगा, जैसे सपोज मेरे पास ये लिखा है, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है। अगर मैं इस A को उठा के यहां रख दूं और इस A को उठा के यहां रख दूं, तो क्या नई ज्योमेट्री मिली, नहीं मिली। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सेम ज्योमेट्री आ गई, मतलब GI थोड़ी एग्जिबिट करेगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं स्क्वायर प्लेनर में, अगर कोई भी दो लिगेंड को चेंज करने पर दो नई ज्योमेट्री मिलती है तो हम उसको बोलेंगे GI। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कौन कौन से करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। MA4 नहीं करेगा, MA3B, A3B का मतलब क्या है, तीन सेम टाइप के एक अलग। जैसे यहां बोलूं मैं तो ऐसे बोलूंगा क्या, PTCl4, PTCl4। यहां बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, PTCl3Br, ऐसा। मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड ही है लेकिन B दूसरे टाइप का हो गया। अगला ये एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है। अगला MA2B2, बहुत बढ़िया, MA2B2 एग्जिबिट करेगा, ठीक। MA2BC, A2 को फिक्स रखो, B2 को चेंज कर दो BC, ये भी करेगा। MABCD, ABCD ये भी करेगा। समझ रहे हो बात को, तो ये तीनों करेंगे, ये दो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर डाइडेंटेड आ गया तो MAA होल ट्वाइस ये नहीं करेगा, लेकिन डाइडेंटेड में MAB होल ट्वाइस, ठीक है, ये करेगा। लेकिन आप मोनोडेंटेड वाले की ध्यान रखना, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक। अब ये कैसे कैसे होंगे, जैसे मैं इसके लिए बता देता हूं। मान लो ये क्यों नहीं कर रहा है,
मेरे पास ऐसा लिखा है ए और बी, ठीक है। तो मेरे पास अगर ऐसा लिखा है, इसकी कोई नई ज्योमेट्री है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? मान लो मैंने इस बी को उठा के यहां रख दिया, ए को उठा के यहां रख दिया, तो क्या नई ज्योमेट्री बनी? नहीं बनी। क्यों? ये और वो जो नई बना रहे हो वो सेम ही तो है। क्यों? बी को तुमने जब ऊपर रखा तो वो ए के सामने है, अभी भी तो ए के सामने है, और ए को जब तुमने नीचे रखा तो वो ए के सामने आएगा और अभी भी तो ए के सामने है। मतलब ये नई ज्योमेट्री नहीं बना पाएगा, जबकि एम ए टू बी टू में बन जाएगी। कैसे? एम, ध्यान से देखना, ए बी, अगर मैं ये एक ज्योमेट्री लेता हूं, अब ध्यान से देखो, बी को उठा के मैंने यहां रख दिया और ए को उठा के यहां रख दिया, तो नई ज्योमेट्री मिलेगी। तो बना के देख लेते हैं ना, ठीक है। ऐसा बी ए, ऐसा 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 ऐसा, देखो यहां ए और ए के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। यहां कितना एंगल है? 180 डिग्री। और दो सिमिलर लिगेंड के बीच में 90 होता है तो उसको हम बोलते हैं सिस, और 180 होता है तो क्या बोलते हैं? ट्रांस। ठीक है, इस तरीके से। बाकी मैं नहीं बना रहा हूं, बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी नहीं तो फिर आपको सिर्फ क्या याद रखना है आइसोमेरिज्म में, कौन से करते हैं कौन से नहीं करते हैं। ठीक है, A4 नहीं करता, देखो मैंने कैसे बनाया, MA4 नहीं करता, भाई मैंने भी तो कैसे याद किया होगा ना, कुछ दिमाग में चल रहा होगा मेरे। मैंने फिर क्या किया, 4 की जगह 3 कर दिया और एक B नहीं करता। 2 वाला करता है, अब A2 वाला करेगा, A2 वाला करेगा, बस B2 को क्या बना दो, BC। ठीक है, अब A2 को स्प्लिट कर दो AB और BC को बना दो CD, ऐसा। ठीक, अगर नंबर की बात पूछते हैं तो इसमें करेंगे 2, ठीक है, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 2। ठीक है, ये दोनों अगर आप छोड़ भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 2 3 4 5 इनको जरूर ध्यान रखना आप। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने बताया है, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में GI। अब मैं आपको बताऊंगा GI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, पहले ये नोट कर लो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख लो किस किस कॉम्प्लेक्स में होता है। तो डायरेक्ट हम कॉम्प्लेक्स याद करेंगे और मैं नंबर ऑफ GI का डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा याद करने का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब कौन सी ज्योमेट्री होती है, आप जानती हो, ऑक्टाहीड्रल। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स वाइज याद करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना जरा। कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं मैं MA4B2। ठीक है, MA4B2, यहां से एग्जीबिशन होता है GI का। MA5B और MA6 में नहीं होता। ठीक है, यहां से होता है MA4B2। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कैसे याद रखोगे और उसका नंबर ऑफ GI कैसे याद रखोगे, पहले मैं कॉम्प्लेक्स याद करने का तरीका बता रहा हूं। MA4B2 लिख दिया मैंने, अब अगले वाले में क्या करो, B2 को स्प्लिट कर दो B और C में। मतलब यहां A और B दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड थे, अब एक C आ जाएगा तो तीसरे टाइप का हो जाएगा। तो कैसा दिखेगा, MA4BC। ध्यान से देखते जाओ, MA4 में B2, फिर MA4 में B2 को स्प्लिट कर दिया BC। ठीक है, अब चलेंगे MA3B3 में। आप 3 वाले केस देखना। अब इसको फिक्स कर दो, B3C को क्या क्या कर सकते हो, B3C को B2C। भाई B3 में से मैंने 2 B अलग कर लिए, एक C बना दिया, और B को B रख दो और एक C कर दो और एक D कर दो। ध्यान से देखो जरा, MA3B2C और MA3BCD। देखो ध्यान से, पैटर्न बना के याद करेंगे इसको अपन, है ना। अपने आप में आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन का बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, तो उसके अंदर जाकर बिल्कुल मतलब हाथ जलाने का काम नहीं करना, कॉम्प्लेक्स वाइज याद करना। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एग्जाम के ही क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा दूंगा, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, देखो ध्यान से। A4B2 A4BC A3B3 में आ गए। अब A3 फिक्स कर दिया, B3 को लिख दिया B2C। ठीक है, और A3 यहां फिक्स कर दिया, B2C में से B2 को लिखा BC और C को बना दिया D। ठीक है, ऐसा पैटर्न बन रहा है। अब चलते हैं MA2B2C2 में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, MA2B2 को ऐसे ही रख रहा हूं, C2 को क्या लिख रहा हूं, CD। C2 को स्प्लिट कर दिया CD में। अब B2 को स्प्लिट कर दो, कैसे, MA2B2 की जगह लिख रहा हूं BC और CD की जगह लिख रहा हूं DE। समझ गए होगे पैटर्न क्या करना है। अब A2 को स्प्लिट कर दो तो MABBC बन जाएगा CD और ये बन जाएगा EF। मतलब 6 डिफरेंट टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड।
ठीक। अब कुछ डाइडेंटेड देखो कैसे, एम ए होल ट्वाइस B2। ए का मतलब कैसा लिगेंड, जिसकी दोनों डोनर साइड सेम हो और डाइडेंटेड, जैसे इथेन 1,2 डायमीन, इथिलीन डायमीन, ठीक है, वो हो गया। अब देखो एम ए होल ट्वाइस B2 को स्प्लिट कर दिया BC में, और एम ए बी होल थ्राइस, मतलब ये मेरे पास कैसा आ गया, डाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन दोनों डोनर साइड डिफरेंट है। जैसे ग्लाइसिन की बारे में बात करें, ग्लाइसिनेट CH2 CO नेगेटिव और NH2, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो डिफरेंट साइड होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो अलग केस हो गया। पहले देखो मोनोडेंटेड में कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक मोनोडेंटेड है, ये डाइडेंटेड के हैं, बहुत आसान है। ए होल ट्वाइस B2 को BC बना दिया और एक AB होल थ्राइस ले लिया, ठीक। ए वाला होल थ्राइस वाला एग्जिबिट नहीं करता इसलिए लिखा भी नहीं है। अब इसके नंबर कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल पैटर्न है, 2 2 2 2 2 2, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, 2 2 2। 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद क्या आता है, 4, देखो ये गिनती भी सिखानी पड़ रही है तुम लोग। 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 के बाद क्या आता है, 6, 6 में 9 जोड़ो तो कितना होता है, 15, और इसके सबको याद होते 15 होते हैं, ये तो पक्का है ना। कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत तो पहले से पढ़ के आओ कि पहली बार ही पढ़ रहे हो जीवन में। ABCDEF के 15 होते हैं ना, तो 6 में कितना जोड़ें कि 15 आ जाए, 9। समझ गए बात को, ये ट्रिक है भाई। और 2 2 और लास्ट वाले का भी 2, फिर से शुरू हो जाओ, 2 2 2 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 3 4 5 6, 6 में 9 जोड़ो 15, 2 2 2, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी, इस तरीके से आप याद करोगे। अब इसमें से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बना के देखना पड़ेगा, ठीक। और एक कौन सा वाला, ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बना के समझाना पड़ेगा। MA3B3 में दो अलग अलग टाइप के आइसोमर नाम रखे गए हैं, एक फेसियल और एक मेरिडियोनल, तो उसको मैं यहां बना देता हूं MA3B3 का, ध्यान से देखना। MA3B3 के दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, M ऐसा 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 ऐसा, A B B B, ठीक है, इस तरीके से 4 एक प्लेन में लिगेंड, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। M A B B B, ध्यान से देखो जरा, जहां पर दो लिगेंड एक प्लेन के और एक अलग प्लेन का, देखो ये फेस बनती हुई नजर आ रही है, इसलिए इसका नाम होता है फेसियल। क्या होता है, फेसियल। दो लिगेंड एक प्लेन के, एक अलग प्लेन का, ठीक है, बहुत आराम से समझना। तीनों लिगेंड एक ही प्लेन के, तो ये होता है मेरिडियोनल। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट FACMER आइसोमर, मतलब MA3B3 वाले में ही फेसियल एंड मेरिडियोनल FAC एंड MER होते हैं। क्लियर बात। चलो एक ये बना के देखना पड़ेगा, MAA होल ट्वाइस B2, कौन सा, MAA होल ट्वाइस B2, इसका क्या होता है, ये AA जो है वो डाइडेंटेड लिगेंड है और B जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। बना के देख लेते हैं, देखो ध्यान से देखना जरा, M 1 2 3 4 5 6, अगर मैंने एक B को ऊपर और दूसरे B को नीचे वाले प्लेन में रखा है तो बाकी के AA और AA ऐसे रखने होंगे जिनके बीच में बॉन्डिंग ऐसी होगी। मतलब आप जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दो लिगेंड के बीच में 90 डिग्री एंगल, तो क्या होता है, सिस फॉर्म। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सिस फॉर्म। कैसे, इन दोनों लिगेंड की, क्योंकि ये लिगेंड पूरा एक ही लिगेंड है ना, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, तो इसके बीच का 90 डिग्री तो सिस, या चाहो तो बी से देख लो,
90 डिग्री तो सिस। अब इसका एक ट्रांस भी तो होगा एम, ठीक है, ब्लैक से ही बना दें क्योंकि ब्लैक कलर से ही बनाया था। एम ऐसा 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 ऐसा, बीबी किसकी, ए, ठीक है, ऐसा है। ध्यान से देखो, अब ये और ये देखना, ये दोनों लिगेंड के बीच का एंगल अपोजिट है 180, ठीक है, इन दोनों के बीच का अपोजिट 180, मतलब लिगेंड अगर अपोजिट लगे हुए हैं, ठीक, मैं लिख देता हूं यहां 180 एंगल है ना, लिगेंड अगर अपोजिट लगे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। लिगेंड अगर 90 डिग्री पे लगे हैं तो सिस बोलते हैं, अपोजिट लगे हैं तो ट्रांस बोलते हैं, ये तो आपको पता है। तो ये सारी कहानी हो गई। और ध्यान रखना MAA होल थ्राइस GI एग्जिबिट नहीं करता। कौन सा, इधर साइड में अपन लिख लेते हैं कौन सा वाला, क्योंकि MAA होल थ्राइस बहुत पसंद है इन लोगों को, कॉम्प्लेक्स नीट और जेई मेन वालों को। MAA होल थ्राइस डज नॉट एग्जिबिट GI, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, A वाला नहीं करता, AB वाला करता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई अपनी किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। अच्छे से इसको नोट करो और ये याद रखना 2 2 2 3 4 5 6 6 में 9 जोड़ो 15 2 2 2, ठीक है। और इसको कैसे बनाना है बता दिया मैंने, स्प्लिट कर करके बनाते जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार, आराम से आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा, ये तो पक्का है। कोऑर्डिनेशन से अगर आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछेंगे तो स्ट्रक्चरल से पूछने के बहुत कम चांसेस हैं, GI से ही पूछते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जितने कॉम्प्लेक्स बोर्ड पे अभी आपके सामने आने वाले हैं OI वाले भी और GI के, इन्हीं में से आएगा कोई ना कोई, नया कोई नहीं आएगा, ठीक है, जहां तक नीट और जेई मेन की बात है, ठीक है। एडवांस में थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, खैर वो तो अपन कवर कर नहीं रहे, जब समय आएगा तब वो भी कवर करेंगे, ठीक है। अभी इतना काफी है मेन और नीट के लिए, नोट करो इसको। चलो तो आगे बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में समझ लो, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एग्जिबिट नहीं करता, तो ये वाली बात मैं लिख देता हूं यहां पर। केस 1 क्या है कि OI डज नॉट एग्जिबिट्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ज्योमेट्री कोई भी हो, चाहे आपका टेट्राहीड्रल हो चाहे स्क्वायर प्लेनर हो, तो टेट्राहीड्रल भी एग्जिबिट नहीं करता और स्क्वायर प्लेनर भी एग्जिबिट नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि टेट्राहीड्रल में रिलेटिव पोजीशन एटम्स की क्या होती है, 109.5 पर ही लगे होते हैं ना लिगेंड्स अगर हम बोलें तो। और स्क्वायर प्लेनर में भी क्या होता है, आपका प्लेन में ही आ गया पूरा का पूरा कंपाउंड। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन तो आप जानते ही हो ना, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपको मिलती है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होता है, नहीं होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन आप जानते हो कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली तो एग्जिबिट होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो टेट्राहीड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये दो ज्योमेट्री होती हैं, तो इन दोनों में ही एग्जिबिट नहीं करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं करेगा, लेकिन 6 में करता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस में। मैंने ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स पीछे वाले उठा के लिख दिए, कौन से वाले, जो मैंने GI बताया था आपको। तो अब इसी में ही हम क्या करेंगे, एनेंटियोमर पेयर लिख लेंगे, ठीक है। बना बना के देखोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत अच्छा सा एक पैटर्न बनता है, उसको याद कर ले जाना, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट सॉल्व करना और आगे बढ़ना, ठीक है। ज्यादा इसके चक्कर में मत पढ़ना कि कैसे बनेगा क्या होगा, ठीक है, वो सब 2 साल में पढ़ना था आपको। अभी अगर हम लास्ट में पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, तो सीधा सीधा आपको ये पता होना चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स के इतने पेयर बनते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा याद करने का तरीका। पहले मैं एनेंटियोमर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एनेंटियोमर क्या होता है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर आप जानते हो पहले से भी। तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस कैसे होती हैं, जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं, एनेंटियोमर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब कभी भी एनेंटियोमर पेयर बनता है ना, इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, सीधी सी बात है ना। तो एनेंटियोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं हम, एनेंटियोमर बोलते हैं। जैसे
अगर मैं आपके सामने सपोज एक अल्फाबेट से समझा रहा हूं, मैंने लिखा ए, तो इसको मिरर में देखो कैसा दिखेगा, मिरर में भी ये ऐसा ही दिखेगा। अब मैं इसको उठाकर इस पर रख दूं, इसको उठाकर इस पर रख दूं, तो क्या होगा, ऐसा दिखेगा कि ए के ऊपर क्या आ गया, ए, मतलब क्या होगा, सुपर इंपोज हो गया। इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है। और डायरेक्ट चेक करना था बिना एनेंटियोमर के, तो हम क्या करते कि इसमें ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लेन डालें कि मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं यहां से काटता इसको तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था, ये मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसमें सुपर इंपोज हो जाती है मिरर इमेज, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दूसरा एग्जांपल देखना, एक अगर मैं एक अल्फाबेट लेता हूं पी, पी को आप मिरर में देखो, तो पी को मिरर में देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा क्यू। तो अगर मैं पी को उठा के इस पे रख दूं तो आपको कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ये लॉलीपॉप जैसा। मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल हो गई ना, मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो ये क्या थी, सुपर इंपोज हो रही थी, ये नॉन सुपर इंपोजिबल है, ये एनेंटियोमर पेयर में इसको बोलूंगा, और ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसी तरीके से हम इन सब कंपाउंड्स में चेक करते हैं और बताते हैं एनेंटियोमर पेयर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तरीका ये वाला है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और डिसिमेट्री से हम चेक कर सकते हैं, मिरर इमेज से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं किसमें क्या क्या होता है। MA4B2 0 0 0 0, 4 बार 0 लिख दो, 0 0 0 0 1 1 2 6 15। देखो इसके तो आपको याद थे, ABCDEF, जब 6 के 6 लिगेंड अलग अलग होते, 15 होते थे GI, 15 ही पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान होगा आपको, है ना। 15 फिर 1 1 2, देखो कितना सही पैटर्न बनता है। 4 बार 0 लिखना है, 1 1 2 फिर 6 15 1 1 2, 4 बार 0 1 1 2 6 15 1 1 2, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो जहां पर एनेंटियोमर पेयर आ रहा है इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जहां पर एनेंटियोमर पेयर नहीं आ रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। एक अलग से कंपाउंड याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आपने भी देखा होगा, MAA होल थ्राइस, MAA होल थ्राइस एग्जिबिट्स OI, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब इसका एनेंटियोमर पेयर बनता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसके बारे में लिखा था पहले हमने कि MAA होल थ्राइस डज नॉट एग्जिबिट GI, लेकिन OI एग्जिबिट करता है, ये ध्यान रखना, ये जगह है यहां पर, मैं बना के बता दूंगा आपको, यहां बना देता हूं, ठीक है। MAA होल थ्राइस कैसा दिखेगा, M ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ए और ए, ठीक है, ये कनेक्टेड है, डाइडेंटेड है। ये ए का मतलब क्या हो गया, डाइडेंटेड लिगेंड जिसमें सिमेट्रिकल डोनर साइट है, मतलब सिमेट्रिकल डाइडेंटेड। EN इथिलीन डायमीन ऑक्सलेट, ठीक है, ऑक्स 2 नेगेटिव। ये अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनता है इसका, ठीक है। कैसा दिखता आपको ये मिरर में, M A ऐसा, A ऐसा, A ऐसा। तो देखो इसको उठाकर इस पर रखो, इसको उठाकर इस पर रखो, तो सुपर इंपोज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, क्यों, यहां बॉन्ड इस तरफ है, जबकि इसको उठा के यहां रखोगे तो इसका बॉन्ड राइट साइड है। तो ये दोनों क्या हो गए, एनेंटियोमर हो गए। क्या हो गए ये, एनेंटियोमर। और एनेंटियोमर होगा इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसलिए मैंने लिखा यहां पर MAA होल थ्राइस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है। पेयर बनते हैं इसके, एक पेयर बनेगा, मतलब 2 आइसोमर होंगे इसके ऑप्टिकल आइसोमर, GI एग्जिबिट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये सारी कहानियां हो गई आपकी GI और OI से। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको करके कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे आएंगे। बस आप ये कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना किस तरीके से फॉर्म करते हैं, GI OI दोनों सब चीजें कवर कर चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूं, इसी टेबल में सारी चीजें आपको बता देता हूं, ऑप्टिकल आइसोमर मतलब स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, एनेंटियोमर पेयर कितने होंगे और GI कितने होंगे, ठीक है। तो इसी टेबल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो, 4 में OI तो होता नहीं, तो इसको छोड़ दो।
4 में GI होता है तो उसको अलग से ध्यान रखना, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मैं टेबल बनाता हूं GI वाई दोनों की, ठीक है, ये चलेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से या स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से, तो इसी टेबल में से कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना इसको। एनेंशोमर पेयर याद करने का तरीका मैंने बता दिया था आपको, 4 बार 0 लिखो, 1 1 2 6 15 1 1 2, ठीक है। GI वाला भी पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसको फिर से मैं एक बार लिख देता हूं। क्या आया था इसका, बताओ जरा, क्या लिखा था हमने, 222, फिर 3 4 5 6 9 15 और 222, यही था याद करने का तरीका। पीछे से देख लो, आपको बताया था मैंने, 222 3 4 5 6 6 और 9 15, फिर 222, यही था। अब आप क्या करो, GI में एनेंशोमर पेयर मिला दो तो टोटल स्टीरियो आ जाएंगे, सीधा सीधा। तो GI प्लस एनेंशोमर पेयर इज इक्वल टू स्टीरियो, बता दो कितने, 2 + 0 कितना हो गया, 2। तो बहुत आसान है ये निकालना, 2 + 0 अगेन 2, फिर से 2 + 0 2, 3 + 0 3, ठीक है ना, 2 + 0 2 + 0 2 + 0 3 + 0, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 2 6 + 2 8, 9 + 6 15, 15 + 15 कितना 30, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 2 + 2 4, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो समझ गए बात आप, GI प्लस एनेंशोमर पेयर, ये क्या होता है आपका, टोटल स्टीरियो आइसोमर होते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे यहां जो स्टीरियो आइसोमर है वो कौन से हैं, तो देखो एनेंशोमर पेयर तो है नहीं, तो ऑप्टिकल नहीं है, तो सिर्फ 2 ज्योमेट्रिकल थे, इसलिए स्टीरियो में तो GI + Y दोनों आते हैं ना, तो ये 2 क्या है, 2 के 2 ज्योमेट्रिकल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जहां भी एनेंशोमर पेयर आ रहा है इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो भी पेयर होते हैं, पेयर का मतलब 2 आइसोमर, 2 ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे 1 पेयर का मतलब 2 ऑप्टिकल आइसोमर होगा यहां पर, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है। तो बहुत इजीली आप याद रख सकते हो, ये बहुत सिंपल पैटर्न है। स्टीरियो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, GI और एनेंशोमर याद कर लो, जो तरीका मैंने बताया उसको जोड़ दोगे तो स्टीरियो आ जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड था ये, इसके बारे में क्या लिखा हमने, MAA होल थ्राइस एग्जिबिट OI नॉट GI, ये भी लिख लो क्योंकि ये GI एग्जिबिट नहीं करता है, ठीक है, एग्जिबिट OI नॉट GI, मतलब ये OI एग्जिबिट करता है और GI नहीं करता। MAA होल थ्राइस, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ये। समझ गया पूरी कहानी अच्छे से, कैसे आपको याद करना है, तरीका बता दिया मैंने। अब आइसोमर का क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब क्वेश्चन देख लो, जो मैंने बोला था कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, इनमें से कई सारे आ चुके हैं और कुछ नए में भी मैंने लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से समझना किस तरीके से क्वेश्चन हमें अप्लाई करना, जो पीछे हमने सीखा है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आप देखो, और कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग आप MAB टाइप से बना लो कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर मैं यहां बोलूंगा तो यहां क्या बोलूंगा, प्लेटिनम मेटल हो गया तो M, ये क्या हो गया A2, मतलब मैंने इसको A मान लिया तो ये 2 लगे तो A2, ये हो गया B, Cl को B मान लिया, और NO2 हो गया C, तो MA2BC ये बन गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये स्क्वायर प्लेनर है, क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसकी 4 है, 2 यहां पर, एक ये और एक ये, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री होती हैं। टेट्राहीड्रल तो एग्जिबिट नहीं करता, स्क्वायर प्लेनर करता है। अब आपको यहां ध्यान देना है कि प्लेटिनम इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर, ये आप अभी से याद कर लो, ठीक है, VVT में भी आएगा ये। प्लेटिनम इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर होता है ऑलवेज। तो बताओ MA2BC स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट करता है क्या GI, यस, तो हम लिखेंगे GI करता है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही बोल दिया ना अपने, कंपाउंड ही प्लेन में बना है, तो ऑप्टिकल एग्जिबिट नहीं करेगा। हमें यह पहचानना है GI कर रहा है या OI कर रहा है या दोनों कर रहा है, ठीक है। तो ये GI करता है, OI नहीं करता है। अगला देखो, इसको मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लूंगा तो M ग्लाइसिन जो होता है वो अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है, MAB होल ट्वाइस, ठीक है। ग्लाइसिन का मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, ऐसा होता है ये, NH2 ग्लाइसिनेट बोलते हैं इसको, NH2CH2 COO नेगेटिव।
तो एक डोनर साइट इसमें नाइट्रोजन होता है ये वाला, और एक डोनर साइट ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए दो डोनर साइट अलग टाइप की हैं, तो हम ए बी लिख रहे हैं। अब बताओ एम ए बी होल ट्वाइस करता है क्या? स्क्वायर प्लेनर होगा तभी करेगा। देखो प्लेटिनम आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई, मतलब स्क्वायर प्लेनर है, मतलब ये एग्जिबिट करेगा, तो जीआई एग्जिबिट करेगा, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ओआई एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखना, इसको लिखो जरा, कॉपर के साथ एम ए होल ट्वाइस। देखो सिमेट्रिकल तो वैसे ही नहीं करता, चाहे स्क्वायर प्लेनर हो चाहे टेट्राहीड्रल, तो एम ए होल ट्वाइस जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा और ओआई भी एग्जिबिट नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं होता। आगे बढ़ो, प्लेटिनम फिर से देखो 4 लिगेंड लगे हैं, इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर, तो एम ए बी सी डी, तो एम ए बी सी डी करता है क्या? जीआई एग्जिबिट करता है, स्क्वायर प्लेनर है, ओआई एग्जिबिट नहीं करता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको अप्रोच करना है एग्जाम में, समझ गए? और समझ लो, इतने क्वेश्चन समझ जाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखो जरा, सीओ को मैं बोल रहा हूं एम, ठीक है, ऑक्स क्या हो गया? सिमेट्रिकल डाइडेंटेड, सीओ नेगेटिव होता है ना ये, तो सिमेट्रिकल डाइडेंटेड है, तो ए होल ट्वाइस, ठीक है, मैं इसको ए लिख रहा हूं और वाटर को बी मान रहा हूं, तो एम ए होल ट्वाइस बी टू। इसका जो ये जो आइसोमर होते हैं ना, इसका चार्ज वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, चार्ज तो सिर्फ इसके ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करता है, तो हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। एम ए होल ट्वाइस बी टू करता है क्या? एम ए होल ट्वाइस बी टू जीआई भी एग्जिबिट करता है और ओआई भी करता है, ध्यान से सुनना। अब मैं इसकी दो अलग अलग ज्योमेट्री बना रहा हूं और उसमें बताऊंगा कौन सा वाला करता है। देखो मैं बना रहा हूं एम ए होल ट्वाइस बी टू का सिस फॉर्म, देखना ध्यान से, एम ए होल ट्वाइस बी टू, ये इस तरीके से है, और एम ऐसा 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 ऐसा, ए होल ट्वाइस और बी टू बी, तो मैंने ये पहले ही बना के आपको बताया था। ये हो गया ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांस ओआई नहीं करेगा, क्यों? प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। अगर मैं यही वाला प्लेन ले लूं तो बी ऊपर और बी नीचे, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, कोई सा भी प्लेन आप ले लो, ये क्या है? सिस फॉर्म, तो सिस फॉर्म ओआई एग्जिबिट करेगा, सिस फॉर्म ओआई एग्जिबिट करेगा, ट्रांस ओआई एग्जिबिट नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, अगर बाहर कुछ भी नहीं लिखा, ना सिस लिखा ना ट्रांस लिखा, तो हम बोलेंगे इसके 3 आइसोमर होंगे, सिस फॉर्म के एनेंटियोमर पेयर बनेगा और एक ट्रांस होगा, ठीक है, मतलब जीआई भी करेगा और ओआई भी करेगा। अगर बाहर उन्होंने लिख दिया सिस तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी एग्जिबिट करेगा, वो बाहर लिख दिया ट्रांस तो ऑप्टिकल एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये मैं बना रहा हूं, इसको देखो ध्यान से, सीओ को एम मान लेते हैं, एम, ध्यान से देखना, एम, इसको मैं लिख रहा हूं ऑक्स ए, इसको लिख रहा हूं मैं बी, वाटर को बी, और इसको लिख रहा हूं सी। अब ऐसा कॉम्प्लेक्स तो हमने पीछे कहीं नहीं लिखा, सही बात है, नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखाया, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन इसको तुम कैसे ट्रीट कर सकते हो? ए का मतलब तुम इसको थोड़ी देर के लिए A2 मान लो, सही है ना, तो एम A2 B2 C2 ये तो लिखा है ना हमने, और इसका एक एनेंटियोमर पेयर होता है, अभी टेबल पीछे बनाइए, देख लो पीछे जाके, मतलब ये जीआई तो एग्जिबिट कर ही रहा था और ओआई भी एग्जिबिट करेगा, समझ गए बात को? एम ए B2 C2 है ना, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, एम A2 B2 C2 की तरह ट्रीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, तो जीआई भी करेगा ओआई भी करेगा। अगला देखना, ये है एम A2 B2, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, अच्छा एम A2 B2, ओ एक से एक ट्रांस, गलत हो जाएगा, क्यों? ये जो है ये टेट्राहीड्रल है, स्क्वायर प्लेनर नहीं है, Zn टेट्राहीड्रल होता है, ध्यान रखना, और प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर होता है। कौन कौन से स्क्वायर प्लेनर होता है? प्लेटिनम, पैलेडियम और गोल्ड, ये मैं आगे वीवीटी में एक्सेप्शन में आपको लिखाऊंगा, अभी से याद कर लो। प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, Zn नहीं होता, ठीक है, तो ये ना तो ओआई करेगा, टेट्राहीड्रल है, और ना ही जीआई करेगा, समझ गए बात को? समझते जाओ, बहुत आसान है। अगला देखना, एम साइनाइड को लिख रहा हूं A4, अमोनिया को B, तो एम A4 B2, बताओ जीआई करेगा और ओआई नहीं करेगा, टेबल आपको याद होनी चाहिए तभी काम बनेगा, ठीक है। अगला देखो, एम अमोनिया को A लिख रहा हूं, A5 और NO2 को B, बाहर तो वैसे भी मतलब नहीं है हमें, बॉक्स सही मतलब है, तो NO3 को लिख ही नहीं रहा मैं। एम A5B ना तो जीआई करता है और ना ही ओआई करता है, समझ रहे हो बात को? भाई साहब बहुत आसान चीज है, लेकिन कई सारे लोग बहुत डरते हैं इससे,
कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर में सर स्टीरियो आइसोमर आता ही नहीं है, हमें बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कौन सा लिगेंड। भाई देखो सीधी सी बात है, जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टफ हो ना तो उसको याद कर लिया जाता है, ध्यान रखो ये बात। जब चीज़ें समझ में ना आए ना तो उसको याद कर लो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेबल बनाइए उसको याद कर लो, लेकिन क्वेश्चन गलत मत करके आना, ठीक है। अगला देखो एम ए होल थ्राइस, बाहर वाले से वैसी मतलब नहीं है, ठीक है। एम ए होल थ्राइस, बताओ इसके बारे में तो लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये जीआई एग्जिबिट नहीं करता लेकिन ये ओआई एग्जिबिट करता है, ध्यान रखना। ओ हो गलत क्यों लिख दिया, ओआई करता है, ये जीआई एग्जिबिट नहीं करता, ओआई करता है। अभी बना के देखा था, एनेंटियोमर पेयर बनता है इसका। समझ गए बात को, कौन सा जीआई कौन सा ओआई। बस इसमें प्लेटिनम का जरूर ध्यान रखना, प्लेटिनम जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर होता है, जबकि जेड टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। और जितने भी मैंने लिखे हैं टेबल में उन्हीं में से ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उसी टाइप के कॉम्प्लेक्स। देखो बहुत सारे लिखे हैं, इसको छोड़ दो तो बहुत सारे अपन ने लिखे हुए हैं। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि कुछ अलग टाइप का भी आ गया मान लो तो कैसे ट्राई करना, कैसे अप्रोच करना, अगर टाइम बचता है आपके पास एग्जाम में तो ए को A2 मान लो और काम खत्म। तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे हम, किसके, जीआई के और ओआई के। समझ गया बात को, नोट कर लो, फिर अब अगली थ्योरी पे चलते हैं, ठीक है।